महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जीडीपी के गैप को कंपेयर करोगे और उसके बाद में अगले 7 स्टेट्स की जीडीपी के गैप को मिलाओगे, तब जाकर पहले और दूसरे स्टेट के जीडीपी गैप कवर होता है। तो ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि आज वो देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन गया है? यही बात इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं टोटल ग्रॉस जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जाए तो अलग डेटा बाहर आता है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से जाए तो भी अलग डेटा आता है। बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कई अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स को हम अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अगर डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। इसके लिए मैं टोटल पूरे स्टेट से कितने पैसे आते हैं उस वाली जीडीपी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 तरीके के फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे इस वीडियो में जिसके कारण महाराष्ट्र ऊपर पे आए। पहले है नेचुरल फैक्टर्स या आप कह सकते हो लक फैक्टर्स, जिसके कारण महाराष्ट्र ऑलरेडी ब्लेस्ड था। और दूसरा कारण होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैक्टर्स, यानी किस तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के कारण आज ये रैंकिंग महाराष्ट्र को मिल पाई है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहो तो महाराष्ट्र में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप कोंकण रीजन को छोड़ दो तो विदर्भा, मराठवाड़ा, ये 2 ऐसे रीजन्स रहे महाराष्ट्र के जो हमारे पूरे देश में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रेन शैडो रीजन्स है, जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो पाती। इसके कारण रिलायबल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर पहले के ज़माने से ठीक से पॉसिबल नहीं था। इसके कारण 2 चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। पहली बात थी इंडिविजुअल इरिगेशन, यानी सरकार की मदद के बिना यहाँ पर कैनाल्स, वेल्स, ये सारी चीज़ें बनाकर एक ज़्यादा रिलायबल तरीके का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप की गई। और कैश क्रॉप जिस तरीके से कॉटन, टोबैगो, जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इनमें से कुछ चीज़ें बची जबकि कुछ चीज़ें आगे जाकर प्रोडक्शन से बाहर निकाल दी गई। और इसी कारण कई सारे फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग पर रिलायबल नहीं रह सकते थे और बाकी तरीके के बिजनेस की ओर वो बढ़ने लगे बहुत ही ज़्यादा पहले से। इसी कारण अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज यहाँ के लोगों को बहुत पहले से आ गई। दूसरी बात है यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फ़ायदा ऐसा है स्टेट को मिला है कि यहाँ पर सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल तो है, मे बी सारे बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में नहीं हो, लेकिन वैरायटी बहुत है। आप आयरन से लेकर यूरेनियम से लेकर मैग्नीज जैसे सब कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। इसके कारण ऑब्वियसली कोस्ट होने के कारण किसी भी स्टेट को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है जो यहाँ पर महाराष्ट्र को भी मिल पाया है। और लास्टली अगर हम लक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बनाया गया था। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ही स्टेट के कैपिटल में ज़्यादा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थी और तीनों जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम या इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा हुआ करती थी। तो देखते इसके बाद में क्या ऐसी चीज़ें की गई कि यहाँ की जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों, पहला काम जो महाराष्ट्र में किया गया था पहले वो था सिटी एग्रीगेशन। कई लोग अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शहर का नाम आता है जो है मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र के जो दूसरे सिटीज़ हैं उनकी खुद की जीडीपी हमारे देश के कई सारे अलग अलग स्टेट के कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया, लेकिन इसके साथ साथ पुणे जो देश का 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ का आईटी कैपिटल बना, जिसके साथ उसकी सैटेलाइट टाउन पिंपरी चिंचवड़ भी थी। नासिक देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्लस्टर बना जहाँ पर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद स्टेट का ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बना जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करती है। नागपुर सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड हब बना जहाँ पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली कि 2 आरबीआई के ब्रांचेस इस अकेले शहर में बनाए गए। और इसी पैमाने पर कई सारे अलग शहर भी महाराष्ट्र कंटिन्यूसली डेवलप करते रहता है। और मुंबई के कारण पूरा का पूरा नवी मुंबई जैसा शहर जो आज हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टॉप 20 में आता है, ये पिछले 40 साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ पुणे के भी कई सारे सैटेलाइट टाउन्स में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके के प्लान डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के पास में शेंद्रे नाम की एक सिटी बनाई जा रही है, जिसके कारण फ्यूचर प्रूफिंग का काम महाराष्ट्र में पहले से भी होते आ रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अब इन सारे शहरों में इंडस्ट्रीज आई कहाँ से? तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसीज की।
दोस्तों MIDC या फिर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और ओपन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज रही है बहुत पहले से। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, अनइंटरप्टेड पावर, वाटर, ये सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर मिल पा रही थी 1960s और 70s में ही। इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज ने प्रेफरेंस दिया। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस काम कर रहे थे। दोस्तों टाटाज, अंबानीज और कई सारी बड़ी बिजनेसेस जो आज मुंबई में से ऑपरेट होती है, उनका जन्म शायद मुंबई में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई को अपना बेस चुना ऐसे ही कुछ कारणों के कारण। और यही आगे जाकर एक चेन इफेक्ट बन गया, जिसके कारण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना शुरू हुई और आगे जाकर एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बन गया। दोस्तों तीसरी चीज है लिटरेसी। दोस्तों एक चीज यहाँ पर कई सारे लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं कि लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो कौन से स्टेट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग बनते हैं जो लिटरेट है और वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी भी क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केरला की लिटरेसी 100% है, लेकिन अभी के फिगर्स के हिसाब से 98% है। लेकिन अगर हम 100% भी कंसिडर करें तो पूरे केरला के पॉपुलेशन के हिसाब से 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर लिटरेट होने चाहिए। वही अगर हम महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के साथ यहाँ का पॉपुलेशन 11.42 करोड़ लोग हैं और इसके कारण यहाँ की 88.2% लिटरेसी रेट के साथ में यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज्यादा लिटरेट बन जाता है। और इतने बड़े लिटरेट वर्कफोर्स के साथ काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों ऐसी है कि महाराष्ट्र की लिटरेसी चाहे दुनिया में सबसे अच्छी न हो, इनफैक्ट आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी की लिटरेसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बाकी अगर आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दोस्तों कई स्टेट्स में लिटरेसी होने के बावजूद लोग कई बार हिंदी जैसे लैंग्वेजेस भी नहीं बोल पाते और कुछ स्टेट्स में तो रीडिंग राइटिंग भी क्लास 10 तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में गांवों तक एटलीस्ट बेस एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रखा गया है। और अगर आप कोई इमिग्रेंट हो या महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आपने ट्रैवल किया है तो आपने ज़रूर ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे लोग चाहे डे टू डे यूजेज में हिंदी बात करते हो नहीं करते हो, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जो बाकी लैंग्वेजेस वगैरह है वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही बात कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती रही और यहाँ के लोगों को वो हायर करते रहे और इंडस्ट्री सेटअप करते रहे। दोस्तों अगली अगर फैक्टर की बात करें तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर से पैसे लाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहा है, जिसके जरिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है। सेंटर से जो भी बजट एलोकेशन होता है उसका बड़ा चंक किस तरीके से लॉबी करना है ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने 1960s, 70s और 80s में बड़े पैमाने पर करके दिखाया, जिसके कारण अकेला स्टेट महाराष्ट्र बनता है जहां पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, देश का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना था, देश के पहले ड्राई पोर्ट्स महाराष्ट्र में बने थे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी यहीं पर है और बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली देश से बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा सका, जो फिर से इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है। दोस्तों आज भी पूरे देश की 38% FDI महाराष्ट्र में जाती है, जबकि 32% इनकम टैक्स एक स्टेट महाराष्ट्र में से आता है। और ये ले चलता है हमारे लास्ट रीजन की ओर, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों मुंबई में आज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इन जैसे सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स बहुत कम हो चुके हैं, जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसी चीजें ही मुंबई को आज टॉप पर ले आती है। दोस्तों हमारे देश में आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, इन जैसे कई सारे शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ BSE सर्वाइव कर पाया और यहाँ पर NSE भी एक्चुअल में नर्चर हो पाया। इसके कारण स्टॉक मार्केट जो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल का हार्ट होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रो हो पाया। और यही जो भी मैंने रीजंस बताया, अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि कहाँ पर कौन से स्टेट्स थोड़ा बहुत पीछे रह गए और महाराष्ट्र को एडवांटेज मिलते हुए वो आगे बढ़िया। आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र रिटेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर फ्यूचर अनसर्टन है। कई सारे स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, महाराष्ट्र से ज़्यादा डेवलपमेंट परसेंटेज रेट्स वो रखते हैं और ये एक रियल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कई स्टेट्स महाराष्ट्र को मैच या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।